बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलीना मुज़फ़्फ़र और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल सोरवदी साहब। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताएं कि जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इख्तिलाफी नोट सामने आया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान का और जस्टिस नईम अफगान का, आप इस पर अपनी क्या राय रखते देखें, ये जो इख्तलाफी नोट है, ये हुक्मरान जमात के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। आप ये कह सकते हैं ये इख्तलाफी हैं? नोट जो है पार्लिमान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो इख्तलाफी नोट है, ये अक्सरियती फैसले के मौक़िफ़ को रद्द कर रहा है। अब अदालती रवायात और वैसे जो अक्सरियती फैसला है, प्रिवेल तो उसने करना है। ये जो अक़लियती इख्तिलाफ़ी नोट होते हैं, इनकी अखलाकी और मॉरल हैसियत तो हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर इनका कोई असर नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि ये इख्तिलाफ़ी नोट कोई कानूनी हैसियत रखते हैं। ये मॉरल और अब हैसियत ज़रूर रखते हैं, इनकी अखलाकी हैसियत ज़रूर है। ये जो अक्सरियती फ़ैसला है, उस पर एक तनकीदी जायज़ा हो सकता है। हम कह सकते हैं कि इस जो अक्सरियती फ़ैसला है, उसका तनकीदी जायज़ा है। लेकिन अब एक अजीब सूरत-ए-हाल ये है कि अक्सरियती फैसला तो अभी तक सामने आया ही नहीं है। 8 जजों ने अभी तक अपना फैसला लिखा ही नहीं है और 8 जजों ने अभी तक अपना फैसला दिया ही नहीं है। तो ये जो फैसला ना देने की रवायत है कि जज पाबंद ही नहीं है कि उन्होंने कब फैसला तहरीर करना है। पिछले दिनों जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जस्टिस अतर मनिल्ला के एक फैसले पर ऑब्जर्वेशन दी कि उन्होंने 223 दिन बाद फैसला लिखा है। और 223 दिन ठीक है। तक उनके पास फैसला ज़ेर-ए-इल्तवा रहा। तो अब ये 8 जज भी आप देखें, इख्तिलाफी नोट सामने आ गया है लेकिन पूरा फैसला सामने नहीं आया। शायद वो 8 जज जो थे इख्तिलाफी नोट का इंतज़ार कर रहे थे कि हम इस इख्तिलाफी नोट में जो सवाल उठाए जाएँगे, हम उनका जवाब अपने फैसले में दे देंगे। तो अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या इख्तिलाफी नोट पहले बाहर आने से उन 8 जजों को ये मौका तो नहीं मिल गया कि वो इनके जवाब इन इख्तिलाफी नोट में जो नुक्ते उठाए गए हैं, उनका जवाब अपने 8 फैसले में लिख लें ताकि उन कवर अप हो सके। तो ये जवाबुल जवाब तो हो नहीं सकता, फैसला फैसले का जवाब। बहरहाल, फैसले ताख़ीर से आना एक और बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इख्तिलाफी नोट्स के पीछे पार्लिमान की ताकत भी आ जाएगी। पार्लिमान से जो इलेक्शन एक्ट पास हो रहा है, वो इन इख्तिलाफी नोट की बुनियाद पर ही है। इसीलिए हुक्मरान जमात ने इसको गैर ज़रूरी अहमियत दी है या ज़रूरी अहमियत दी है। लेकिन इस इख्तिलाफी नोट ने पार्लिमान की पोजीशन को बहुत मजबूत किया है। आप कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन को मजबूत किया है और 8 जजों के जो उस अक्सरियती फैसला है, उसको इखलाकी तौर पर काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। वो कानूनी तौर पर तो शायद अब उनका फैसला प्रिवेल करे, लेकिन जो नुकात उठाए गए हैं, वो इतने अहम हैं इन इख्तिलाफी नोट्स में, जिनकी वजह से उस फैसले की इखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो गई है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि क्या पार्लिमान के ज़रिए अदालती फ़ैसले ख़त्म किए जा सकते हैं और मखसूस नशिस्तों का ये जो अदालती फ़ैसला है, ये पार्लिमान अपनी कानून साज़ी से ख़त्म कर सकती है। मैं समझता हूँ पार्लिमान के पास ये इख्तियार है कि वो अदालती फ़ैसलों को कानून साज़ी से ख़त्म कर सके। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें अदलिया ने लोगों को फांसी की सज़ाएँ दी हुई हैं और सुबह पार्लिमान मुल्क में फांसी ख़त्म करने का कानून बना दे, तो जितने लोगों को उसने फांसी की सज़ाएँ दी होंगी, वो सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँगी और पार्लिमान अदालती फ़ैसलों को ख़त्म कर देगी। आप देख लें नवाज़ शरीफ, जहांगीर तरीन और कुछ और सियासतदानों को अदालत ने ताहयात नाअहल करार दिया हुआ था। लेकिन बिल्कुल ठीक है। पार्लिमान ने कानून बनाया कि नाअहली सिर्फ 5 साल की होगी, तो जिन अदालती फैसलों में ताहयात नाअहली लिखी हुई थी, वो खत्म हो गए और नाअहली 5 साल की हो गई। इसका मतलब है कि पार्लिमान के पास कानून साजी के जरिए अदालती फैसले खत्म करने का इख्तियार मौजूद है और यही इख्तियार अब भी पार्लिमान इस्तेमाल करने जा रही है मखसूस नशिस्तों वाले मामले में। और मैं समझता हूँ कि पार्लिमान ने जो कानून साजी का रास्ता अपनाया है, वो जिसमें 2 दफ़ा हलफ नहीं हो सकता या पहले लिस्ट ना दी हो, ये कानून प्रिवेल कर गया तो मखसूस नशिस्तों का जो 8 जजों का फैसला है, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर पार्लिमान जीत जाएगी और ठीक है। अदलिया हार जाएगी। इसकी मैं एक और मिसाल भी देता हूँ कि अदलिया ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया, लेकिन पार्लिमान ने इंतखाबात के लिए पैसे नहीं दिए।
अदलिया बेबस थी कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकती, क्योंकि पार्लियामान पर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। तो इसलिए मेरे ख्याल में पार्लियामान की बालादस्ती इस इख्तलाफी नोट के साथ खड़ी होगी, जिसकी वजह से ये इख्तलाफी नोट जो है अक्सरती फैसले पे हमें प्रिवेल करते नजर आएंगे। सर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े प्रोमिनेंट फिगर हैं, उन्होंने नय्यर बुखारी, उन्होंने गवर्नमेंट को अब एडवाइस की है कि फेडरल गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देनी चाहिए असेंबली और इलेक्शन में दोबारा से आना चाहिए। ये दूसरे बंदे हैं राजा परवेज अशरफ के बाद जिन्होंने सेम एडवाइस दी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी एडवाइस जो फेडरल गवर्नमेंट को देती है, वो क्या कोई किसी तरह का प्रेशर बिल्डअप करना चाहती है गवर्नमेंट पे, या वाकई वो इस तरह चाह रही है? दो हुकूमतें तो देखें पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध और बलूचिस्तान की। वो हमें ये जी। बताएं कि जब नून लीग कौमी असेंबली डिसॉल्व करेगी तो वो सिंध असेंबली डिसॉल्व करेंगे? ठीक नैयर है। बुखारी साहब ये बताएं कि जब कौमी असेंबली नून लीग डिसॉल्व करेगी तो सरफराज बुख्ती बलूचिस्तान की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? और अगर सरफराज हम्म। बुख्ती बलूचिस्तान की असेंबली ना डिसॉल्व करें और पीपल्स पार्टी सिंध की असेंबली डिसॉल्व करने के लिए तैयार ना हो, तो कौमी असेंबली को डिसॉल्व करने का क्या जवाब मौजूद है? आप ठीक बात है। समझे, या तो पीपल्स पार्टी ये कहे कि मुल्क की चारों सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबली इकट्ठी डिसॉल्व करके मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएं, जो पीटीआई का मौकफ है, हाँ। जो तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए, बल्कि हाँ। आप समझे। और जमात इस्लामी उसके खिलाफ है, और जमातों का ख्याल है कि जो 45-47 वाला मामला है ये अदालतों को तय करना चाहिए, नए इंतखाबात की तरफ आप कैसे जा सकते हैं? अगर मुल्क को नए इंतखाबात की तरफ जाना है तो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी है, जिसके पास दो सूबों की हुकूमतें हैं। वो पहले तो ये ऐलान करे कि हम बलूचिस्तान और सिंध की हुकूमतें तोड़ने को तैयार हैं अकेली। अगर अगर हम नैयर बुखारी के इस फार्मूले को ऐसे देखें कि अकेली कौमी असेंबली आपने तोड़नी है और सूबाई असेंबलियां कायम रखनी है, और अकेली कौमी असेंबली को तोड़कर आप सिर्फ कौमी असेंबली के नए इंतखाबात कराना चाहते हैं, तो ये कैसे मुमकिन होगा? क्या अदलिया इसके साथ ये नहीं कहेगी कि आप सूबाई असेंबलियां भी साथ तोड़ें, या केपी असेंबली तोड़ देगी पीटीआई, और फिर एक मुल्क में सियासी बहरान नहीं आ जाएगा? और अगर सियासी बहरान नहीं आता और सिर्फ कौमी असेंबली के इंतखाबात होते हैं, तो ये सूरत हाल तो नून लीग के लिए ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है। हमने ज़िमनी इंतखाबात में देखा है, सारे जो सीटें ज़िमनी इंतखाबात की नून लीग सारी सीटें जीत गई है, और उन सीटों पर 45-47 की लड़ाई भी नहीं है। वो हार तहरीक इंसाफ ने कबूल की है, किसी किसी सीट पर उन्होंने नहीं कहा धांधली हुई है। वैसे तो ज़िमनी इंतखाबात में केपी में भी पीटीआई हारी है और चौथे नंबर पर बाजोड़ में है, और वहां भी वो ये नहीं कह सकते कि हम हमारे साथ धांधली हुई है, और ज़िमनी इंतखाबात में तो पीटीआई मुसलसल हार रही है। तो क्या मुल्क में अगर नए इंतखाबात कौमी असम्बली के हों और सूबाई असम्बलियां सियासी मौजूद हों, तो वो अपनी अपने सूबों में अपनी अपनी सियासी जमात को जितवाने का किरदार अदा नहीं करेंगी? और अगर वो अपने अब ऐसे ही है। नून लीग पंजाब जीतेगी, सिंध पीपल पार्टी जीतेगी, बलूचिस्तान जीतेगी, तो फिर मुल्क के पॉलिटिकल डेमोग्राफी में चेंज क्या आएगा? चेंज यही आ सकता है कि पीटीआई और कम हो जाएगी और माइनस हो जाएगी। मुझे नजर आता है कि तहरीक इंसाफ की सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन इसके नतीजे में मेरी राय में एक सियासी बहरान आएगा, और ऐसे इंतखाबात को जिनके पीछे चारों सियासी सूबाई हुकूमतें मौजूद होंगी, वो इंतखाबात को शफाफ कोई नहीं मानेगा। वो कहेगा जी पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी उन्होंने धांधली कर ली, सिंध में पीपल पार्टी की थी उन्होंने धांधली कर ली, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत थी। तो एक जो हमारे यहाँ निगरान और गैर जानिबदार हुकूमतों के नीचे इंतखाबात कराने का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। लिहाजा या तो पूरे मुल्क की चारों सूबाई और कौमी असम्बली टूटे फिर नए इंतखाबात की बात हो, जो मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। लिहाजा पीपल्स पार्टी बहुत सारी ऐसी बातें कर रही है जिनका पर अमल नहीं हो सकता। मसलन वो अक्सर पीपल पार्टी वाले नून लीग को मशवरा देते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात करें। मैंने पहले भी कहा है हम्म। कि बिलावल कर लें जाके इमरान खान से डयाला में मुलाकात। बिलावल नवाज शरीफ को हाँ। मिलने कोट लखपत गए थे, तो वो इमरान खान को हाँ, मिलने सब कुछ अडयाला मिल चले जाता जाए। है। पीपल्स पार्टी एक आला सतही वफद इमरान खान को मिलने के लिए भेज दे, अगर इमरान खान उनके वफद से मिल ले, तो पहले पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन कर ले, फिर नून लीग भी उसको दस्तखत कर देगी। ये तो ऐसे ही पॉइंट स्कोरिंग के लिए पीपल्स पार्टी ऐसी बात करती है, क्योंकि उनकी राय में
खेल उनके हाथ से निकल गया है। सारी हुकूमत फेडरल की नून लीग के पास है, पीपल्स पार्टी के पास कुछ है नहीं दो सूबाई हुकूमतों के अलावा। लिहाजा वो ये समझते हैं कि चलो रोज मरकजी हुकूमत को उंगली करते रहें, इनको चुटकी काटते रहें, ये आगे से जवाब नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने हमसे वोट लिए हुए हैं। और ये वो नहीं समझते कि मेरा मतलब है कि इन दी एंड इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को भी होगा। ऐसे है सर। सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाई साहब ने अपने एडिटोरियल के जरिए तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस से निकलने का उन्होंने एक हल बताया कि तमाम जो कौमी हुकूमतें हैं वो इकट्ठी हो जाएं। उनकी नज़र में यही वो वायबल सोल्यूशन है जिससे कि तमाम मामला पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो ठीक हो सकते हैं। तो आप इस कौमी हुकूमत के बारे में क्या राय रखते अच्छा, जब निगरान हुकूमतें मौजूद थी ना, तो तब सुहेल वड़ाई साहब तब ये राय दे रहे थे कि मुल्क में इंतखाबात डिले कर दिए जाएं और यही हुकूमतें जो हैं 2 या 3 साल चला ली जाएं। हमने तब भी हैं? सुहेल वड़ाई साहब से इख्तलाफ किया था और कहा था कि यह आईनी तौर पर मुमकिन नहीं है। उन्होंने तो एक कॉलम में ये भी लिखा था कि इंतखाबात ना कराने का फैसला हुआ है और यही हुकूमतें आगे चलती रहेंगी, लेकिन हमने कहा था ये मुमकिन नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि जो सुहेल वड़ाई साहब का फार्मूला है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला है, मारवाए आइन फार्मूला है। इसके लिए मुल्क का आइन तोड़ना पड़ेगा। मुल्क का आइन तोड़ने का अख्तियार तो फिर सियासी जमातों के पास नहीं है, वो तो फौज के पास है। तो जब फौज ने आइन तोड़ ही दिया तो वो तोड़कर इन सियासी जमातों को प्लेट में रख के क्यों देगी? जब आसिम मुनीर साहब आइन तोड़ देंगे तो वो आइन तोड़कर इक्तदार इन सियासी जमातों की प्लेट में रख के कहेंगे कि आप मुल्क चलाएं, वो खुद चला लेंगे। फौज के इक्तदार में आने की सबसे बड़ी रुकावट तो आइन है कि उसके लिए आइन तोड़ना पड़ता है। हाँ। हमारे दोस्त जब मारवाए आइन फार्मूला लेके आते हैं और वो ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला ले आए कि नेशनल गवर्नमेंट बना लें। भाई नेशनल गवर्नमेंट कैसे बना लें? इमरान खान साहब उस नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने को तैयार होंगे? उस नेशनल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआईएफ, इन सबको भानुमति के कुंबे को एक मेज पे कौन बिठाएगा? कौन कौन सी वजारत लेगा और कौन हाँ। किसके मतहत काम करेगा? वजीर आजम किसका होगा? वो पीटीआई कहेगी हमारा वजीर आजम होगा, पीपल्स पार्टी कहेगी हमारा वजीर आजम होगा, नून लीग कहेगी हमारा वजीर आजम होगा, फजलुर रहमान कहेगा हमारा वजीर आजम होगा, फौज कहेगी हमारा वजीर आजम होगा। आइन हमने तोड़ा है, कौमी हुकूमत हम बना रहे हैं, तो वजीर आजम हमारा होगा। तो मेरा मतलब है ये सुनहरे ख्वाब हो सकते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखने को सुनने को अच्छे लगते हैं, हाँ हाँ हाँ, सब एक मेज पर बैठ जाएं, मुल्क के वसी तर मुफाद में सब बैठ जाएं। ये सब एक मेज पे बैठ जाएं तो मुल्क का ये हाल हो। आप बताएं, इमरान खान को एक मेज पर कोई इस मुल्क में कोई ताकत है जो इमरान खान को किसी सियासी मेज पर बिठा सकती है? नहीं बिठा सकती। वो जब तक उसको खुद इक्तदार नहीं देंगे वो नहीं बैठेगा, और जब वो खुद इक्तदार में होगा फिर भी वो किसी के साथ नहीं बैठेगा। हमने उसको वजीर आजम बनाकर भी देख लिया, वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। हम उसको ऑपोजिशन में भी देखते हैं, वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। सेम इज द केस विद अदर पार्टी। अदर पार्टीज में हमें लचक जरूर नजर आती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी कौमी हुकूमत का मुल्क में कोई माहौल है या मुल्क में किसी कौमी हुकूमत की जरूरत है। मेरे दोस्तों को कोई सियासी बहरान नजर आता है जो मुझे नजर नहीं आता। आप मुझे बताएं, पहले हमें बताया जाता था कि ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट नहीं हुआ। अब कहा जाता है बांग्लादेश बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा। आप बताएं, मुल्क की सड़कों पर कहीं कोई फसाद हो रहा है? आप बताएं, क्या पीटीआई इस पोजीशन में है कि 50,000 बंदा अटियाला के बाहर जमा कर ले या जीएसक्यू के बाहर जमा कर ले? वो कहते हैं जी हुकूमत इजाजत नहीं देती है, हुकूमत इजाजत देगी तो जमा कर लेंगे। भाई एहतजाज हुकूमती इजाजतों के मोहताज नहीं होते हैं। एहतजाज जो है वो हुकूमत से बगावत में किए जाते हैं। ये बलोच बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने इजाजत दी हुई है इन सबको एहतजाज करने की। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सोहेल वड़ाई साहब का जो फॉर्मूला है, ये सुनने में पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये काबिल अमल नहीं।